नमस्कार दोस्तों। आप सबको पता है पत्रकार रवीश कुमार अब यूट्यूबर रवीश कुमार बन चुके हैं। मिलियंस में उनके फॉलोअर हैं। कभी वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं, कभी वो 2019 में मायावती के बगल में खड़े हो जाते हैं। जब ये चर्चा लगती है कि शायद मायावती प्रधानमंत्री बन जाएं तो उनके बगल में जाके खड़े हो जाते हैं। कभी वो अखिलेश यादव का प्रचार करते हुए नज़र आते हैं। और बीजेपी की तो धुर विरोधी हैं। इसके क्या कारण हैं, यह जानना सबको चाहिए। अब आप देखिए, जो अपने आप को स्वघोषित ईमानदार पत्रकार कहते हैं, जो अपने को जनता का पत्रकार कहते हैं, उनकी शुरुआत आप देख लीजिए। ग्राउंड रिपोर्टिंग छोड़े हुए उनको 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं। स्टूडियो में बैठ के एसी कूल वातावरण स्टूडियो में बैठ के वो समाचारों का विश्लेषण करते हैं और गोदी मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, अंधभक्त जैसे शब्दों को वो गढ़ लेते हैं और वो बड़े प्रचलन में आते हैं। क्योंकि एक एनडीटीवी, मैंने जैसे पहले ही बताया, एनडीटीवी एक अकेला पहला प्राइवेट चैनल था जो दूरदर्शन के बाद अस्तित्व में आया। और ये कई बार कई लोगों ने सुना होगा, एनडीटीवी अस्तित्व में क्यों, कैसे, किस किस के सहयोग से आया, उसकी शुरुआत में ही किन लोगों ने उनको गलत तरीके से खड़ा किया। ये सब कहानियाँ आप सबकी दी हैं। लेकिन बात यहाँ पर आती है पत्रकारों की। आजकल पत्रकारों में क्या लिखा है, कई लोग लिखते हैं राष्ट्रवादी पत्रकार, वामपंथी पत्रकार। बड़ा दुख होता है। हम जिसको कहते हैं मीडिया को चौथा स्तंभ है, वो भी अब लामबंद होता जा रहा है। अधिकतर आप भी देखोगे ये पत्रकार भी कहीं ना कहीं अब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ रखने लगे हैं। रवीश कुमार को भी कहीं ना कहीं इस उम्मीद में कांग्रेस से अभी तक जुड़े हैं कि शायद राहुल गांधी उन पर थोड़ा नज़रें इनायत कर लें, उनको राज्यसभा की सीट उनको हासिल हो जाए या लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इनके भाई ब्रजेश पांडे बिहार से हैं, जो बिहार में कांग्रेस पार्टी में हैं। और उनके ऊपर आश्चर्य की बात है, पॉस्को का एक्ट भी उनके लगा। पॉस्को क्यों लगाया जाता है ये सब आप लोगों को पता होगा। वो उनके ऊपर एक्ट लगाया हुआ था और ये इन्हीं के प्रभाव के कारण उनको एमएलए का टिकट भी मिल गया। वो अलग बात है, वो चुनाव में जमानत भी नहीं बचा पाए, वो चीज़ अलग है। उनको भी यही एक भ्रम लगता है रवीश कुमार को कि मैं खड़ा हूँगा तो शायद चुनाव में जीत जाऊँगा। तो एक रवीश कुमार की बात है। इसके अलावा आशुतोष को आप देख चुके हैं, वो आम आदमी पार्टी का उनने दामन थामा, वो बात अलग है। वहाँ पर उनकी जो है अति महत्वाकांक्षी जो उनके नेता थे अरविंद केजरीवाल, उनके सामने उनकी कुछ नहीं चली तो लिहाजा उनने छोड़ दिया। तो ये पत्रकार लोग हैं, जैसे शाजिया इल्मी हैं, बहुत से पत्रकार आपने देखा होगा, वो अलग अलग कोई एमएलसी बन के आया, कोई राज्यसभा का मेंबर बन के आया, किसी ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। ये लोग जो अपने क्षेत्र में चर्चा हासिल कर चुके हैं, उनकी जगह है, क्या उनको राजनीति में आना चाहिए? क्या वो राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं? आप रवीश कुमार को ही देख लो, वो इतना ज़्यादा विश्व वमन करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मोदी सरकार है वो सब कुछ बढ़िया ही कर रही है। बहुत से प्रश्न हैं जिनका उन्हें जवाब देना चाहिए, लेकिन एक तरफा किसी चीज़ का विश्लेषण करना, मुझे लग रहा है अब कहीं न कहीं रवीश कुमार हताशा के दौर से गुजर रहे हैं। और मज़े की बात है, कुछ रोस्टर भी हैं जो वो वीडियो डालते हैं, दूसरे दिन रोस्टर वीडियो भी आते हैं। तो ये गेम पता नहीं क्या चल रहा है। और जो दर्शक भी हैं, जो पहले प्रिंट मीडिया में रुचि रखते थे, अच्छे अच्छे उनके पत्र वगैरह आया करते थे, वो सब गायब है। अब लोग पत्रकार सुनने वाले भी लामबंद हो गए। अगर कोई किसी के बारे में बोलेगा, दूसरा उसका विरोध करने लगा, उसको तरह तरह से ट्रोल करने लगेगा। तो अब ये मीडिया जो है ट्रोलिंग का सोर्स ज़्यादा बन गया है, खबरों का सोर्स कम हो गया है। तो ऐसे लोग जिनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ हैं, उनको चाहे वो आप राष्ट्रवादी पत्रकार कहो
चाहे उनको ईमानदार पत्रकार कहो, वो कितने पत्रकार हैं निष्पक्ष, इस सब पर हमें विचार करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अच्छे पत्रकार नहीं, बहुत से पत्रकार ऐसे हैं जो अभी बिल्कुल बेबाक यूट्यूब पे हैं, उनकी कोई रीच ज़्यादा ना हो, क्योंकि वो न सत्ता के साथ हैं न विपक्ष के साथ हैं, लेकिन उनकी न्यूज़ एनालिसिस बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो हमें उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि सच्चाई को, निष्पक्ष आदमी को कोई साथ नहीं देता, वही मीडिया में भी चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ, हमें सुनना सबको चाहिए, लेकिन हमें खुद का भी विवेचन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।